सैलरी के बारे में बताऊं तो मैं एक रेंज बता सकता हूं आपको कि 80 लाख प्लस मिला है, 80 लाख टू 90 लाख के रेंज में मिला है। लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है एंड लोग कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं जो मिस गाइडिंग होता है। कोड चलना वो बात नहीं है, इंटरव्यूज़ में आपको एक अच्छे प्रॉपर वे में करना है। तो श्रेयांश, लेट्स से आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ठीक है, तो आप कैसे अप्रोच करते थे उसकी प्रिपरेशन? लेट्स से आपका माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है, तो आप कैसे अप्रोच करते थे उसको? काफ़ी सारे शीट्स आ गए एक्चुअली मार्केट में, तो मैं ये बोलूँगा कि यार ये 2 शीट्स अगर आप करोगे तो आपका DSA तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। गाइस, आजकल की रिसेशन वाली मार्केट में जहाँ पे लोगों को एक भी ऑफर नहीं मिल पा रहा है, आज के हमारे गेस्ट ने 6 ऑफर्स ले लिए हैं फ्रॉम कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट एंड मैनी मोर। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे इन्होंने इतने सारे ऑफर्स लिए, कितना इनको पैकेज मिला, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, और भी बहुत सारी बात आज हम इनसे करने वाले हैं। तो श्रेयांश, एक छोटा सा इंट्रो आप ऑडियंस के लिए दे दो प्लीज। हाय, माय नेम इज श्रेयांश गोयल और मैं SRM यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ 2020 में। एंड उसके बाद मैंने अपना जो करियर है वो TCS से स्टार्ट करा था। उसके बाद फिर मैंने मुझे 6 ऑफर्स मिले और मुझे मिले हैं माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, अगोडा, एवलारा एंड टेस्को, व्हील्स से, एंड मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। ठीक है, तो श्रेयांश, थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं। आपकी करियर जर्नी कैसी रहेगी? पहली कंपनी आपकी कौन सी थी, फिर आप किस में गए और कितना कितना टाइम आपने उसमें लगाया, तो थोड़ा वो आप ऑडियंस को बता दो। तो पहले मैंने अपना जो करियर है वो TCS से स्टार्ट करा था। अच्छा। एंड TCS में ऑलमोस्ट मैं 2 मंथ्स था। बस 2 मंथ्स थे? हाँ। तो आपने जाते ही सोच लिया कि इसको तो छोड़ना ही है? एक्चुअली इसकी भी पीछे स्टोरी है। तो मैंने कोविड में ग्रेजुएट हुआ था एंड पहली कंपनी जो आई थी वो TCS डिजिटल आई थी। तो उसमें ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि अगर एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर और कंपनीज में नहीं बैठ सकते जब तक 2.5x का पैकेज वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे कम कंपनीज ही बच गए थे मेरे लिए। और मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि यार मुझे TCS तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी TCS लेना पड़ा क्योंकि कोविड आ गया था। क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पास और कैलिबर है, लेकिन ये TCS से मैं सहमत नहीं था। तो फिर मैंने TCS ज्वाइन किया था कुछ दिनों के लिए एंड फिर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था। लोग ये सोचते होंगे कि 3 महीने का उसमें नोटिस पीरियड होता है, बट मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था, तो मैंने फिर उसको 2 महीने में छोड़ दिया। ओके, तो आपने ऑफ कैंपस फिर ट्राई कर लिया TCS के साथ साथ और आपका वहाँ हो गया, फिर आप चले गए? राइट। मैंने ऑफ कैंपस काफ़ी सारी कंपनीज ट्राई करी थी। तो उस टाइम एक्सपीडिया एक कंपनी आई थी, तो एक्सपीडिया में मुझे मिला था एंड एक्सपीडिया मुझे मिला। तो फिर वो भी कोविड का टाइम था एंड आराम से चल रहा था घर से। फिर उसमें भी मैंने ज़्यादा टाइम काम नहीं करा, वो भी कुछ मंथ्स में मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे पास ऑफर्स थे, फिर टेक्योन, फ्लिपकार्ट, शेयरचैट, ये सारे से ऑफर्स थे। तो उस टाइम भी आपने 4-5 निकाल लिए थे ऑफर्स? हाँ, मैंने 5-6 ऑफर्स निकाल लिए थे एंड उसके बाद फिर मैंने टेक्योन ज्वाइन करा। और टेक्योन के बाद फिर आपने कितना टाइम लगाया आपने टेक्योन में? फिर टेक्योन में ऑलमोस्ट मैं 2.5 ईयर्स था। 2.5 ईयर्स। और अब आप फिर अभी स्विच कर रहे हो और अब आपने ऑफर्स लिए हैं, ये सब जो लिए हैं? राइट। तो जो अभी आपको ऑफर्स मिले हैं, तो इफ़ यू डोंट माइंड, तो कितने के मिले हैं? लाइक व्हाट इज़ द रेंज और सैलरी और पैकेज? ये तो मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता ही है। तो सैलरी के बारे में बताऊं तो मैं एक रेंज बता सकता हूं आपको कि 80 लाख प्लस मिले हैं, 80 लाख टू 90 लाख के रेंज में मिले हैं सभी ऑफर्स? हाँ, मोस्टली। दैट्स ग्रेट। कोई इतना ट्रांसपेरेंटली इतना बोलता नहीं है, बट थैंक्स अ लॉट फॉर एक्चुअली ये थोड़ा मोटिवेशन भी है लोगों के लिए, क्योंकि मैं 6 लाख से चालू किया था एंड ये चीज़ मैंने भी नहीं सोची थी, तो ये चीज़ हो गई है। एंड ये सेल्फ बिलीफ और सेल्फ डाउट मैंने नहीं करा अपने आप को, वैसे ही हुई है। तो आई थिंक नहीं, दैट्स वेरी कमेंडेबल। और आपका कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये सब कंपनीज में, कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे और किस टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए? मुझे मोस्टली DSA और सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया हर एक राउंड्स में। मतलब तो ये 2 चीज़ तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक्चुअली ये लोग रेज्यूमे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनका शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। तो अगर शॉर्टलिस्ट होना है तो रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए एंड उसमें रेज्यूमे में भी प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी इम्पैक्टफुल होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और क्या क्वेश्चंस पूछे गए DSA के? लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे? ईजी, लीड कोड ईजी थे, मीडियम थे, कौन से टॉपिक्स पे थे? इस पे अगर आप थोड़ा बता सकते हो। एक्चुअली इसमें तो मैंने हर एक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है कि एक एक इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछे गए हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, मीडियम टू हार्ड पूछे गए थे हर एक इंटरव्यूज़ में। तो ये क्वेश्चंस जो थे वो एरे, लिंक लिस्ट और मोस्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब पे थे। नाइस। एंड सिस्टम डिज़ाइन भी आपसे पूछा गया होगा, तो उसमें हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन दोनों आई गेस दोनों पूछा गया था मुझे। ओके। एंड वो भी किस लेवल का था? मतलब
कैसे आप अप्रोच करते थे क्वेश्चन को उसमें इंटरव्यू में? तो एक्चुअली ये जो चीज़ है, मेरे SD3 या SD2 SD3 ये सब सारे ऑफर्स मिले हैं मुझे। तो मोस्टली इसमें LLD HLD दोनों पूछा गया मुझसे। एंड LLD जो पूछा गया वो बेसिकली अच्छे लेवल का था। अगर आप बेसिक LLD कर लोगे, मतलब कि जैसे एक पार्किंग लॉट होता है जो भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कैसे आपको आंसर करना है। लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है एंड लोग कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं जो मिसगाइडिंग होता है, क्योंकि वो पहले से देखना चाहिए कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं एंड आपको उसको कंफर्म करना चाहिए ChatGPT के थ्रू कि क्या ये सही है, क्योंकि आप ChatGPT और भी चीज़ें बता देगा कि स्केलिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ जो मिसिंग होती है, तो एक आर्किटेक्चर होता है कि आप पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताओगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताओगे, फिर बात होगी आर्किटेक्चरल डायग्राम की। ये सारी चीज़ें HLD में भी काम आएगी, तो ये सारी चीज़ आई थी काम। ओके। एंड जैसे आपने बताया कुछ यूट्यूब चैनल्स थोड़ा मिसगाइड कर देते हैं, तो आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे सिस्टम डिज़ाइन सीखने के लिए? लाइक वॉज इट एनी यूट्यूब चैनल और कोई और रिसोर्स था, क्या था वो? मैंने एक्चुअली पहले ऊप्स कॉन्सेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा था, क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज पकड़ो, मेरे को लगता है एक लैंग्वेज पकड़ना चाहिए एंड ऊप्स आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स से करना चाहिए जो भी चीज़ें हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो आप DSA का भी प्रॉब्लम करते हो उसके वो आप फंक्शंस बना के करना चाहिए। वो लोग मिस कर जाते हैं कि ऐसे ही कोड लिख देते हैं। कोड चलना वो बात नहीं है, इंटरव्यूज़ में आपको एक अच्छे प्रॉपर वे में करना है। तो वो चीज़ मैं सीखा कि अच्छा ये चीज़ करनी है। और आप अगर रिसोर्सेज पूछ रहे हो कि मैंने क्या क्या अप्लाई करा, तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी जावा की, हेड फर्स्ट पैटर्न्स भी पढ़ा था एंड थोड़ा मैंने बेसिक जो जब मैंने स्टार्ट करा था तो गौरव सेन के प्लेलिस्ट देखे थे। तो HLD उधर से मैंने फिर पिकअप करा कि अच्छा क्या क्या करना है, फिर मैं करता गया। तो आई थिंक प्रैक्टिस से मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। और श्रेयांश, आपने ये सब कंपनीज में अप्लाई कैसे किया? कि मतलब आपने रेफरल के थ्रू गए या जाके डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई किया? क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करी और क्या चीज़ें नहीं करी, ताकि ऑडियंस भी उस हिसाब से अप्लाई कर पाए? तो उसके बारे में अगर आप बता पाओ। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करा। तो इसमें क्या है कि मैंने काफ़ी सारी रिसोर्सेज, पहले तो मैंने रेज्यूमे अच्छा बनाया। रेज्यूमे बनाने के बाद मैंने उसका ATS स्कोर चेक करा कि मैं अगर रेज्यूमे किसी और को भेजता हूँ तो वो रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। तो मैंने देखा कि अगर मेरा ATS स्कोर 90% प्लस है तभी मैंने फिर रेज्यूमे रिक्रूटर्स को भेजा। तो इसमें मैंने पहले डायरेक्टली रिक्रूटर्स को आपने कैसे भेजा, मतलब? राइट, तो उसको मैंने डायरेक्टली अप्लाई करा पहले करियर्स पेज पे जाके, एंड वो वर्क नहीं करा। उसके बाद फिर मैंने रिक्रूटर्स को मैसेज करा जो हायर कर रहे थे लिंक्डइन में। मैंने देखा कि कौन कौन हायर कर रहा है, तो मैंने एक जॉब की लिस्ट बनाई कि ये सारी कंपनीज में टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसके रिक्रूटर्स देखे जो हायर कर रहे हैं और मैं एक्सेल में भरता गया। एंड उसके बाद जो रिक्रूटर्स जो हायर कर रहे थे उसको मैंने देखा एंड उसको मैंने लिंक्डइन पे मैसेज करा। पहले लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा एंड लिंक्डइन पे अगर एक्सेप्ट हुआ तो लिंक्डइन पे एक कॉन्टैक्ट इन्फो करके एक वो चीज़ होती है जिससे आपको उनका ईमेल एटलीस्ट मिल जाता है। अच्छा। या नंबर मिल जाता है। उसके लिए हमें प्रीमियम लेना पड़ता है या ऐसे ही नॉर्मल में मिल जाता है? अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है या कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है तब भी आप कभी कभार देख सकते हो, क्योंकि वो लिखते हैं कमेंट्स वगैरह में कि मैं हायर कर रही हूँ, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो आप ये इस ईमेल आईडी पे भेज दो। तो मैं उससे ही यूज़ कर रहा था, मैंने कभी प्रीमियम वगैरह नहीं लिया। बट ये चीज़ें मैंने फॉलो करी है। एंड काफ़ी सारी पेजेस है, इंस्टा हायर आप देख सकते हो, उधर से काफ़ी सारे जॉब्स मिलते रहते हैं। तो उधर पता रहता है कि अच्छा ये HR हायर कर रही है ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो उधर से आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं कि अच्छा ये HR हायर कर रही है, तो ये HR को मैं लिंक्डइन पे जाके फॉलो या मैसेज भेज सकता हूँ मैं। अच्छा, तो आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को रीच आउट करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे? राइट। मेरा ये था कि 100 रिक्रूटर्स को अगर मैं मेल करूँगा एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो उनमें से 2-3 लोगों का तो रिप्लाई आएगा। तो आई थिंक मैंने वो चीज़ फॉलो करी है। नहीं, दैट्स वेरी गुड। रेफरल्स पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया? एक्चुअली रेफरल्स पे फोकस करना क्या चीज़ है कि रेफरल्स तो बहुत लोग लेते हैं, तो मेरे को लगता है रेफरल्स भी ओवर हाइप्ड हो गया है कि रेफरल्स लेने से ऐसे बहुत काम नहीं आता है अगर फैंग की बात करें तो, क्योंकि इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड भी मिड साइज प्रोडक्ट बेस्ड में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें रेफरल से काम हो जाता है, बट अगर बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे हो तो रेफरल्स उतना वर्क नहीं करता। राइट। एंड जैसा आपने बोला रेज्यूमे बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रेज्यूमे अच्छा होगा तभी कंपनीज आपको कंसिडर करेंगी एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अगर आप भी अपना रेज्यूमे अच्छा बनाना चाहते हो, आप रिव्यू करवाना चाहते हो फैंग एक्सपर्ट्स के थ्रू, देन आप रेज्यूमे स्कूल ज़रूर चेकआउट करना। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट ज़रूर करना। और श्रेयांश, आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
तो श्रेयांश, लेट से आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ठीक है, तो आप कैसे अप्रोच करते थे उसकी प्रिपरेशन? लेट से आपका माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है, तो आप कैसे अप्रोच करते थे उसको, कि आप कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करते थे? ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लोगों को पता नहीं होता है। एक इंटरव्यू आना माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी बड़ी बात है एंड उसके बाद क्लियर करना थोड़ी अलग चीज़ है। तो मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं एक कंपनी पकड़ता हूँ, चलो माइक्रोसॉफ्ट मान लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो पहले मैंने GFG पे मैंने देखे आर्काइव्स देखे माइक्रोसॉफ्ट के कि क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एंड पहले मैंने वो तैयारी कर ली। अच्छा कि मैंने वो रिवाइज कर लिया एक्चुअली, क्योंकि मैं प्रिपरेशन में था तो मैंने रिवाइज कर ली वो सारे क्वेश्चन फॉर बोथ DSA एंड सिस्टम डिज़ाइन। अभी मैं DSA का बता रहा हूँ। तो DSA के लिए मैंने वो रिवाइज कर ली एंड सिस्टम डिज़ाइन का भी मैंने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन थे, ये पूछे गए थे, तो इसको कैसे लोगों ने अप्रोच करा। लीड कोड पे भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको पढ़ना चाहिए कि जो लीड कोड पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस सेक्शन जो होते हैं, हाँ डिस्कस सेक्शन जो होता है वो चीज़ आपको बताती है कि इंटरव्यूज़ कैसे प्लान किया जाता है एंड क्या पूछा जाता है, तो और क्या लोगों ने आंसर करा। तो ये चीज़ पता लगता है कि लोगों की गलती से आप ज़्यादा सीखते हो। इनफैक्ट आप सक्सेस से नहीं सीखते हो, गलती से सीखते हो। तो आई थिंक लोगों ने जो गलती करी थी वो मैंने पकड़ ली थी। अच्छा ये गलती करी है तो ऐसे नहीं बोलना है मुझे, इसको एक डिफरेंटली बोलना है। फिर मैं पूछता था अच्छा इसको अगर मैं कैसे सॉल्व करना चाहूँगा अगर इंटरव्यू में, तो कैसे सॉल्व करूँगा, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करता था एंड उसके बाद फिर मैं उसका एक सोल्यूशन लेके आता था। एंड फिर ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे मेरा एक माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट है तो या माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है, तो उसमें क्या है कि जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट है, राइट, तो उस पर आप प्रिपेयर कर सकते हो HLD LLD, या माइक्रोसॉफ्ट जैसे AI है उस पर आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट करती है, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट कुछ कर रही है तो आप उस पर देख सकते हो LLD कैसा होगा, HLD कैसा होगा। तो उनके एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर पे आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस भी कंपनी का आप दे रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि उनके आर्किटेक्चर या उनके फ्रेमवर्क पे होता है, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है। राइट। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि लोगों की गलतियों से सीखो, उनकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो और वहाँ से सीखो। और एक और चीज़ आई थिंक आई डोंट नो इफ हाउ मच दैट वर्क्स, कि जो लीड कोड प्रीमियम कुछ लोग ले लेते हैं और वहाँ पे कंपनी टैग्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। सो वो आपने अप्रोच ली थी कि अगर DSA के लेट से 50 क्वेश्चन है किसी कंपनी की, कि मैं वो कर लेता हूँ और आपसे पूछा गया हो इंटरव्यू में एग्जैक्टली वही कुछ, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, एक्चुअली कोई मैंने लीड कोड प्रीमियम नहीं लिया मैंने कभी, बट एक्चुअली मैंने सिर्फ 2 शीट्स फॉलो करें। काफ़ी सारे शीट्स आ गए एक्चुअली मार्केट में, तो मैं ये बोलूँगा कि यार ये 2 शीट्स अगर आप करोगे तो आपका DSA तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वो 2 शीट्स है ब्लाइंड 75 और ग्राइंड 75। अगर ये 2 शीट्स करोगे आप तो ये आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा एंड आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आपको ये पता रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो आप सोच सकते हो अच्छा ये क्वेश्चन इज सिमिलर क्वेश्चन लाइक दैट। तो ये दोनों शीट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है श्रेयांश, लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस फॉर एनीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़, अभी जिनके इंटरव्यूज़ हैं या अभी जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल लेने के लिए भी, तो एनी एडवाइस फॉर देम? एडवाइस तो यार यही होगी, क्योंकि मैं भी उस प्रिपरेशन से रह चुका हूँ। मेरे को रिजेक्शंस काफ़ी आए हैं। लोग यही देखते हैं कि यार सक्सेस काफ़ी है, बट रिजेक्शंस मुझे ऑलमोस्ट 300 to 400 रिजेक्शंस मिल चुके हैं पूरे 4 साल में, तब जाके ये सब कंपनीज क्रैक हुई है। तो रिजेक्शन से मत डरो। पहली बात तो ये है कि रिजेक्शन से आप सीखो कि अच्छा ये पूछा गया है तो आप उसको नोट कर लो कॉपी में, कि ये सीखो कि नेक्स्ट इंटरव्यू में अगर ऐसा पूछा गया तो आप वो गलती मत करो, क्योंकि आप रिपीटेड गलती करोगे तो फिर आप सीख नहीं रहे हो। एंड एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप सेल्फ बिलीफ रखो, आप कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि आप कर सकते हो। आप हो सकता है कि अभी आपके इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे अच्छे, इट्स जस्ट अबाउट टाइम। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट मिला लेकिन मैं ओरेकल में रिजेक्ट हो गया था। तो ऐसा भी हुआ है कि आपको अच्छी कंपनी मिल गई है लेकिन आप बेकार कंपनी में रिजेक्ट हो गए। मतलब कोई कंपनी बेकार अच्छी नहीं होती, लेकिन पैकेज के हिसाब से। तो उस हिसाब से वही है कि कभी आप वो मत करो कि आप में कॉन्फिडेंस रखो कि आपका हो ही जाएगा एंड आप देते रहो। आप अगर रिजेक्शन से सीखोगे तभी आपका वो होगा। एंड रेज्यूमे काफ़ी अच्छा बनाओ। रेज्यूमे थोड़ा दिक्कत होता है कि शॉर्टलिस्टमेंट नहीं आती। बहुत लोग मेरे को लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि यार रेज्यूमे तो नहीं बन पाता है, रेज्यूमे मेरा एक बार रिव्यू कर लो। तो रेज्यूमे में मेरे को लगता है कि यार ATS वगैरह देखना चाहिए कि ATS स्कोर अच्छा हो और प्रोजेक्ट्स कुछ इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूडेमी से छापा हुआ प्रोजेक्ट हो, तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। एंड उसके अलावा यार मैं ये बोलूँगा DSA और सिस्टम डिज़ाइन तो अच्छा कर लो, क्योंकि अगर आप
SD1 के लिए दे रहे हो तो DSA काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और SD2 SD3 ये सब के लिए दे रहे हो तो सिस्टम डिज़ाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर किसी के इतने सक्सेस रेशियो है, मतलब इतने सक्सेस मिले हैं, तो रिजेक्शंस भी बहुत मिले हैं उसको ऑब्वियसली। कुछ लोग होते हैं ऐसे लिंक्डइन पे देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार इसको इतने ऑफर आ गए, हमें कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उस लिंक्डइन पे तो किसी को नहीं दिख रहा ना, इसको रिजेक्शंस भी बहुत सारे आए हैं। तो अगर आपको भी रिजेक्शंस आ रहे हैं तो कभी ऐसा डिसअपॉइंट मत होना, उसका एज अ लर्निंग लेना कि हाँ इससे मैंने ये सीखा है, इस इंटरव्यू से मैंने ये सीखा है, कि नेक्स्ट कभी भी अगर आपको इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा गया तो आप बता सकते हो उसका आंसर कि अब तो मुझे पता है, ये आई विल नेल इट। ठीक है। सो श्रेयांश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। Thank you for आपको भी inviting me. अच्छा लगा, और जाके श्रेयांश का यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो करो, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो जल्दी से जाके उनको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हर जगह पे सब आपको लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और अगर कोड स्कूल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो कोड स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।